तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं ई संवाद। आज दिन भर की चर्चाओं के बाद, पक्ष और विपक्ष की बात और उनके मुद्दों को सुनने के बाद अब बारी है प्रदेश के मुखिया की। जी हां, आज कोरोना को लेकर जो परिस्थितियां प्रदेश में हैं, इसके अलावा जो चुनौतियां खड़ी हो गई हैं और प्रदेश जिन तरीकों से इन परिस्थितियों से लड़ रहा है, इन तमाम विषयों पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हम बात करेंगे। और हमारे साथ वो अब से कुछ देर में जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद तमाम सवाल उनके सामने रखेंगे। जयराम ठाकुर वर्तमान में हिमाचल सरकार के सर्वोसर्वा हैं। जयराम बीजेपी के आला कमान से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की पहली पसंद बताए जाते हैं। जयराम ठाकुर का जन्म 6 जनवरी 1965 को मंडी जिले के टांडी में हुआ। सिराज विधानसभा से 5वीं बार विधायक चुने जाने के बाद उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। जयराम ठाकुर ने 1998 में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। जयराम ठाकुर धूमल सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का कार्यभार भी संभाल चुके हैं और सियासत के किंग माने जाते हैं। आज इस संवाद में सीएम जयराम ठाकुर से जानेंगे कोरोना संकट के बीच प्रदेश की स्थिति क्या है। तो सवाल बहुत हैं और आज मुख्यमंत्री से इन तमाम सवालों पर उनके जवाब जानेंगे और प्रदेश किस तरीके से लड़ रहा है कोरोना की इन परिस्थितियों के बीच, उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी सहयोगी पूजा सचदेवा मेरे साथ हैं स्टूडियो में और आज पूजा, सीएम हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विषय बहुत हैं और मसले बहुत हैं जिनके ऊपर उनकी राय और उनका जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीएम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर और इस ई संवाद के कार्यक्रम में। सर, आज दिन भर धन्यवाद सर, आज दिन भर हमने चर्चाएं की और पक्ष विपक्ष दोनों के नेता, आपके कैबिनेट के तमाम लोगों से हमने बात करी और प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं इनके विषय में जानने की हमने कोशिश करी। अब हम आपसे सर जानना चाहते हैं और शुरुआत सबसे पहले इसी से करते हैं, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, कोरोना से ये जो जंग जारी है, इसमें प्रदेश आज कहां खड़ा है और आपकी सरकार किस तरीके से काम कर रही है? ये देखिए अरुण जी, बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से हम सब लोग गुजर रहे हैं और मैं इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि ये दौर किसी के जीवन में आज से पहले ना देश की राजनीति में जो लोग थे और ना ही प्रदेश की राजनीति में जो लोग थे उनके जीवन में आया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये काम हमारे हिस्से लिखा था। हमारे सरकार के दौरान ऐसी परिस्थितियां पूरे देश में, दुनिया में बनी जिसके कारण जो इस दौर में से हमको गुजरना पड़ रहा है। लेकिन हिम्मत के साथ हमने सारी चीजों का सामना किया है और सामना ही नहीं, मैं कह सकता हूं सामना करने के साथ साथ में हमने प्रदेश को जब पहला दौर कोविड का आया उससे भी बाहर निकालने में सफलता हासिल की और उसके बाद दूसरी बार ये दौर जो वर्तमान चल रहा है ये कठिन था, पहले से ज्यादा कठिन था, मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम उस दौर से भी बाहर निकलते दिख रहे हैं और मैं प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनका भी सहयोग मिला है। और सहयोग के साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने जिस प्रकार से प्रयत्न किए, प्रयास किए हिमाचल प्रदेश में इस संकट को संभालने का, उसमें विशेष तौर से जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं फ्रंटलाइन वर्कर, जिसमें सब कैटेगरीज आती हैं, उन सब लोगों को धन्यवाद किए बिना मुझे लगता है कि हमारी बात अधूरी रहेगी। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जीवन को संकट में डाल करके दूसरे के जीवन को बचाने में वो लगे, अभी भी लगे हैं, तो उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि पहली वेव की तुलना में दूसरी वेव बहुत ज्यादा खतरनाक थी और इसमें संक्रमण भी बहुत तेजी से, संक्रमण के साथ साथ में जो जिसको हम फैटेलिटी रेट जिसको बोल सकते हैं, मृत्यु बहुत बड़ी ज्यादा संख्या में हुई है, जो हमारे लिए थोड़ा परेशानी का भी विषय बना। लेकिन उसके बावजूद
मुझे लग रहा है कि अब हम धीरे 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 उस दौर में से बाहर निकल रहे हैं, जहां पहले दौर में हिमाचल प्रदेश में लगभग 58,000 के लगभग मामले आए थे कोविड के और 982 दुखद मृत्यु हुई थी। वहां दूसरे इसमें दौर में आप देखिए 1,31,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस आए जो पॉजिटिव आए, और उसके बाद 2,108 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई। आंकड़े में आपके सामने में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हमको ये कंपैरिजन करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि पहली वेव की तुलना में दूसरी वेव जो है ज्यादा घातक थी, और उस दौर में से हम गुजर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की प्रयत्न किया है, उसके लिए प्रयत्न किया है और उस प्रयत्न में हम कामयाब हुए हैं। बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किया, ऑक्सीजन की आवश्यकता जितनी थी उसको बढ़ाने का हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। और उसके बाद मैं कह सकता हूं कि जो कठिनाइयां पहले दौरान जो लॉकडाउन के दौरान थी, अब की बार भले ही हमने हिमाचल में कर्फ्यू लगाया, लेकिन कर्फ्यू के बावजूद भी लोगों की थोड़ी सुविधा का भी ख्याल रखा है। सर तो ये मैं अरुण जी कहना चाहूंगा, ये दौर इस प्रकार से है। सर एक चीज इसमें और है, आपने उसका जिक्र खुद किया कि पहली वेव के अगर कंपैरिजन में देखें दूसरी वेव बहुत खतरनाक थी, मृत्यु बहुत ज्यादा हुई दुर्भाग्यपूर्ण रूप से। कितनी तैयारी प्रदेश की थी जब दूसरी वेव एंटर कर रही थी? क्योंकि हमने देखा सर कि बहुत सारी स्टेट्स ने क्योंकि बहुत हल्के में उस चीज़ को ले लिया था जब पहली वेव गुजरी और देखने लगे कि अब चीज़ें सही हो रही हैं, आसान हो रही हैं, लॉकडाउन जो था अनलॉक होने लगा, लोग फिर उसी तरीके से भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में जुटने लगे, तो उसमें कहीं ना कहीं हमने अपनी तैयारियों को फीका कर दिया। हिमाचल कितना तैयार था उस वक्त? देखिए अरुण जी, इसमें जहां तैयारी की बात थी, सरकार की ओर से तैयारी थी, निश्चित रूप से तैयारी थी। अब किसी को दोष देना तो उचित नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद इस बात को हमको स्वीकार करना होगा, और स्वीकार करने की आवश्यकता भी इसलिए मैं कहता हूं कि ये आज की आवश्यकता भी है। हम बार बार कहते रहे कि हम अभी कोविड के इस दौर से बाहर नहीं निकले हैं, सावधानियां बरतिए, सावधानियों के साथ हमको काम करना है। लेकिन उसके बावजूद सावधानियों की तरफ ध्यान कब हो गया था, और बड़ी संख्या में सोशल गैदरिंग्स, बड़ी संख्या में शादियां, बड़ी संख्या में हमारे धार्मिक आयोजन, दूसरे आयोजन इस प्रकार से चलते रहे, जबकि हमने गवर्नमेंट की ओर से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए बार बार आग्रह किया। हमने कहा कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है, शादियों पर रिस्ट्रिक्शन लगाई, संख्या पर रिस्ट्रिक्शन लगाई, लेकिन उसके बावजूद लोग चोरी छुपे अपने तरीके से वो आयोजन करते रहे, और उसके बाद एक शादी के आयोजन से 200 लोग पॉजिटिव निकले। और संक्रमण, मैंने कहा कि अब की बात जो है इस वायरस का बहुत तेज था, फास्ट था, बहुत तेज जिसको हम कह सकते हैं जी। और अब की बार दूसरा एस्पेक्ट जो हमको देखने को मिला है कि पहली बार के दौर में जहां पूरे देश में हमने देखा कि नई जनरेशन, यंग जनरेशन में वायरस का इंपैक्ट कम था। और अब की बार नई जनरेशन पर भी इंपैक्ट आया, और इंपैक्ट ही नहीं है, दुखद मृत्यु नौजवानों की भी हुई है, छोटी उम्र के बच्चों की भी हुई है। ये सारी चीजों को लेकर के उस तरह से गंभीरता से लेने की जो जरूरत थी उस तरह से लिया नहीं गया। अब उसके बाद अल्टीमेटली हमको ये जो कोरोना कर्फ्यू लगाना पड़ा, कर्फ्यू लगाने के बाद उसका इंपैक्ट हमारे सामने आ रहा है। हम जहां अब की बार 40,000 का आंकड़ा पार कर चुके थे एक्टिव केस का, सेकंड इसमें दूसरी इस लहर में, लेकिन अब 40,000 से आंकड़ा हमारा 16,000 आ गया। इंपैक्ट आ रहा है। हालांकि पूरे देश भर की परिस्थिति ऐसी है, पूरे देश भर में इस वक्त एक्टिव केस का नंबर बहुत तेजी से कम आ रहा है, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में हम इस बात को देखें तो निश्चित रूप से जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम हमने तय किया, उसका भी इंपैक्ट आया। हमने सोशल गैदरिंग्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उसका भी इंपैक्ट आया। हमने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बंद किए, उसका भी इंपैक्ट आया। और हमने कर्फ्यू लगा करके जो आवाजाही जो है उसको रोका, उसको भी कम करने से उसका भी लाभ हुआ। हमने जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद किया, उसका भी लाभ हुआ, लेकिन नुकसान भी हुआ। दूसरा पार्ट ये भी है, एक गरीब आदमी को कठिनाई हुई, मजदूर आदमी को कठिनाई हुई, चाहे कोई भी किसी भी वर्ग का जो आदमी है प्रभावित हुए बिना तो कोई आदमी बचा नहीं है। लेकिन फिर भी ये दौर ऐसा था, और इस दौर में से हमको ये सब करना पड़ा। ये व्यवस्था जिसको कह सकते हैं मजबूरी थी, जिसको मैं कह सकता हूं कि उस दौर में से हमको करके जो है आगे निकलना है।
तो इसलिए किसी को अगर असुविधा हुई भी है तो उसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है और हिमाचल को इस कोविड के दौर से बाहर निकालना है। जयराम ठाकुर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया है, उन एस्पेक्ट्स पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले आप और हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता बधाई की पात्र है, क्योंकि कोरोना के जितने मामले पहले सामने आ रहे थे, अब लगातार उनमें गिरावट देखी जा रही है। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमें संतुष्ट भी नहीं होना है, क्योंकि अभी कोरोना से जंग हमारी जारी है। हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश था जब फर्स्ट वेव आई थी जो कोरोना के संक्रमण से बहुत लंबे वक्त तक बचा रहा था, और हिमाचल सरकार की बहुत तारीफ भी हुई थी। अब सेकेंड वेव हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश सेकेंड वेव से गुजर रहा है। आप कह रहे हैं आपकी तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन यहां पर आज दिन भर हमने जो चर्चा की, मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़े, कुलदीप राठौर हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ से कहा गया कि कोरोना कर्फ्यू पूरे प्रदेश में एकदम विफल हुआ है और हिमाचल सरकार कोरोना के केसेस से निपट नहीं पा रही है। अगर आप जमीनी स्तर पर कोरोना से निपटने के लिए काम कर रहे हैं तो विपक्ष उस काम को क्यों नहीं सराह पा रहा, या आपको लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी? देखिए पूजा जी, उनसे मैं उम्मीद करूं तारीफ की, उनसे उम्मीद करूं कि वो हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे, हमारी पार्टी के, हमारी सरकार के बारे में अच्छा बोलेंगे, तो समझ लीजिए कि वो अपने धर्म का निर्वहन नहीं कर रहे, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। विपक्ष के नाते उनको एक भूमिका निभानी है और इसलिए बोलना है, और सरकार के खिलाफ बोलना है, जयराम ठाकुर के खिलाफ बोलना है, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना है। सीधी सी बात है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। मुझे लगता है कि पहले हमको इसी बात को लेकर के क्लैरिटी रखनी चाहिए कि वो विपक्ष है और विपक्ष हमारे खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेगा, मंत्री के खिलाफ बोलेगा, वो उन्हें अपनी भूमिका निभानी है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, इस पूरे दौर में कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो ऐसी बन गई है जैसे कि वो आइसोलेशन में चले गई है, क्वारंटीन में चले गई है। कोई भी काम समाज में जो ऐसे संकट के क्षण में उनको आगे करना, छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे एनजीओज ने आगे आकर के उन्होंने कहा कि हम आपको मदद करेंगे, हम सरकार को सरकार की मदद मत करिए, उस आदमी की मदद करिए जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, जिसको जरूरत है इस वक्त इस संकट के क्षण में मदद की, उनके लिए मदद करते हुए दिखते तो भी मैं मानता कि भाई आपने कहीं तो कुछ अच्छा किया है, लेकिन कुछ नहीं किया। जहां तक मेरी बात पूजा जी सुन लीजिए थोड़ा सा, दूसरी बात जहां तक मैं कहूं कि आखिर क्या कर सकता था, वो तो उनका बस चले, वो तो ये कहें कि ये वायरस तो जयराम ने लाया है, मुख्यमंत्री ने लाया, मोदी ने लाया देश में, और मोदी से फिर जयराम ने लाया, ऐसे बोलने की स्थिति उनकी है, क्योंकि उनकी सोच इस तरह की बनी है। भाई ये वायरस एक वैश्विक जिसको महामारी है, पैंडेमिक है ये, और इसमें किसी देश को, प्रदेश को, व्यक्ति को, किसी को जो है उसमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, उनकी प्रदेश के जहां उनकी सरकारें हैं, जिन प्रदेशों में, उन प्रदेशों में भी उस दौर में से निकल रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री, इसलिए उनको उस बात को समझना चाहिए, इसमें नहीं बोलना। ठीक है, जहां कमी है, कसर है, उस सारी बात को लेकर के उनको बोलना जरूर चाहिए, सुझाव के रूप में बात कहते, कुछ आग्रह के रूप में बात कहते, अपना योगदान देकर के कुछ बात कहते तो समझ में आती बात। लेकिन वो विपक्ष पिछले 1.5 साल से, जब से कोविड आया है, सिर्फ एक ही बात को लेकर के कोविड यही कहिया जा रहे हैं, और कोविड में कुछ नहीं किया। मैं मानता हूं जिस तरह की परिस्थितियां हमारे देश की हैं, हमारे प्रदेश की हैं, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तैयारी नहीं थी उस तरह से, इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। और बड़े देश जो हमसे बहुत आगे हैं, बहुत सारे आगे, टेक्नोलॉजी में हमसे, साधन सुविधा में हमसे आगे, आर्थिक दृष्टि से हमसे आगे, लेकिन उसके बावजूद उनकी हालत क्या, वो भी बहुत खराब दौर में से गुजरे, हमसे खराब दौर में से गुजरे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस संकट में उन्होंने जिस तरह से देश को संभाला, हौसला दिया, हर आदमी को भरोसा, विश्वास दे करके जो है उन्हें खड़ा किया इस संकट में, वो एक अपने आप में एक मिसाल है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमने जो किया जा सकता था वो हमने किया। लेकिन जयराम ठाकुर जी, विपक्ष की तरफ से कुछ ऐसे आरोप लगाए गए हैं, मुझे लगता है कि जनता भी उन तमाम आरोपों का जवाब जानना चाहेगी, क्लैरिटी चाहेगी, क्योंकि ऐसे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। आंकड़े छिपाने का आरोप, सबसे बड़ा आरोप
ये हिमाचल सरकार पर लगाया जा रहा है कि हिमाचल सरकार संक्रमितों के आंकड़े छिपा रही है, मौत का आंकड़ा छिपा रही है। इसके अलावा जो दूसरी डोज और पहली डोज के बीच में अंतराल को बढ़ाया गया है, समय सीमा को बढ़ाया गया है, उसको लेकर भी कुलदीप राठौर की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। ये देवभूमि है हिमाचल प्रदेश, उनको इस बात को समझना चाहिए। यहाँ किसी की भावनाओं को इस प्रकार से आहत करने का कोई मकसद किसी का नहीं होना चाहिए। बड़ा स्पष्ट होने की आवश्यकता है इसमें। आंकड़े छुपाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। किस बात के लिए आंकड़े छुपाएंगे हम तो एक एक आदमी को उनको ये मालूम होना चाहिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये जो टेस्टिंग की सुविधा हिमाचल प्रदेश के अंदर थी ही नहीं। जब कोविड का पहला दौर आया, पहला केस आया, तो हमारे सामने प्रश्न ये आया कि ये सैंपल जो है जाकर के पूना भेजना पड़ेगा, पूना से पहले इसकी टेस्ट ही नहीं हो गया, टेस्ट नहीं हो पाएगा, या एम्स भेजना पड़ेगा। ये स्थिति थी। आज हम 15 क्या 20,000 की कैपेसिटी टेस्टिंग की एक दिन की रखते हैं और हम कर रहे हैं। आज उनको इस बात को समझना चाहिए कि जो लोग 50 साल तक सत्ता में रहे और 50 साल तक सत्ता में रहने के बाद हिमाचल प्रदेश में 50 भी वेंटिलेटर फंक्शनल नहीं थे, काम करने वाले नहीं थे। आज वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में 700 से ज्यादा है। इस बात को उनको समझना चाहिए। कितना मैनीफोल्ड इंक्रीज हमने किया है हर क्षेत्र में। जहां हिमाचल प्रदेश में हमारे पास फर्स्ट फेज में लगभग 1200 की बेड कैपेसिटी थी हमारे कोविड पेशेंट के लिए। जब इस दौर में जब हमको लगा कि बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, तो हमने इसको 5000 तक पहुंचाया। 5000 बेड कैपेसिटी आज हिमाचल प्रदेश के पास है। रातों रात काम किया है। यहां हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी ही हमने जो है 25 मीट्रिक टन बनाई है। और इस बात को उनको समझना चाहिए, जहां हिमाचल प्रदेश में हमारा डी टाइप गैस का जो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर जो है वो 2000 के करीब नहीं था। आज हम जो है उस गैस के सिलेंडर को जो है 8000 तक पहुंचाए। 8000 गैस के सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध आज की तारीख में है। हाँ, इस बात को लेकर के हमें दुख है कि तेजी से काम करने की कोशिश की, फोकस होकर के काम करने की कोशिश की, दिन रात मेहनत करके हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सभी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने काम किया है। उनका हौसला इस वक्त इस संकट के क्षण में नहीं तोड़ना चाहिए। उनकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। हाँ, कमी जहां है उस कमी को ठीक करने के लिए हमने आदेश भी दिए हैं। जहां कमी लगी वहां हमने भी बोला है ये कमी है, इस कमी को ठीक करिए। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि आंकड़े छुपाने की बात सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान होती होंगी इस प्रकार की परिस्थितियां। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में हम कह रहे हैं, जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं, एक भी आंकड़ा हमने नहीं छुपाया है। जो पॉजिटिव आया है उसको पॉजिटिव ही दिखाया है, और जो जिसकी दुखद मृत्यु हुई है तो उसका जो है वो आंकड़ा भी रिकॉर्डेड उसी तरह से है। इसलिए मैं सिरे से खारिज करता हूं तमाम इन बातों को, जिन बातों का जिक्र वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, भविष्य की थोड़ी बात करें इसमें। मोटे तौर पर एक चीज़ तो ये है कि जो परिस्थिति दूसरी वेव में भारत के सामने आई है, हिमाचल भी उससे अछूता नहीं रहा। जैसा मेरी सहयोगी ने भी बात कही कि पहली वेव में काफ़ी हद तक हिमाचल जो है बचा रहा था शुरुआती दौर में। अब अगर बात करें आज की परिस्थितियों की, तो आज की इन परिस्थितियों में वैक्सीनेशन को लेकर बात हुई और एक डेटा सामने आया कि हिमाचल सबसे तेज गति से वैक्सीनेट कर रहा है अपने लोगों को और सबसे आगे है। इन परिस्थितियों के साथ आज और आने वाला समय कब तक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है और हम मेजॉरिटी को वैक्सीनेट कर सकते हैं, जो आज के समय में परिस्थितियां उसके अनुसार आप बताएं। देखिए अरुण जी, आप ठीक बात कह रहे हैं कि जहां तो वैक्सीनेशन की बात है, क्योंकि पहले तो यही बड़ी एक बात है कि हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, ये भाजपा की वैक्सीन है और मालूम नहीं इससे क्या क्या शरीर में क्या क्या विकार आएंगे, इसके कारण जो है बहुत बड़ा संकट आ सकता है आदमी का। कई तरह की उन्होंने बातें कही है। कई नेताओं ने घोषणा कर दी कि हम इस वैक्सीन को लगाएंगे नहीं। आज वो जा करके वहां पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, और वैक्सीन लगाने के बाद वो बोल रहे हैं कि दूसरी डोज के लिए मुझे कब आना है। ये उनकी स्थिति है। हम उनको पहले से कह रहे हैं कि भाई इस बात के साथ, इस सारे वायरस के साथ राजनीति मत करिए मेहरबानी करके।
और जहां वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट फेज की हमारा वैक्सीन का अभियान चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, उसमें हमने 23,60,000 के लगभग डोजेज हिमाचल प्रदेश में हमने अभी तक हमने लगा दिए हैं। और पूरे देश भर में हिमाचल वैक्सीनेशन अभियान में पहले स्थान पर है। इस बात को उनको समझना चाहिए। और जो दूसरा मैं ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, जो वेस्टेज की बात है, पता करें अपने राज्यों की क्या हालत है उनकी, जहां कांग्रेस शासित राज्य है। हाँ। हमारे यहां पर 0% वेस्टेज है। जो वैक्सीन उपलब्ध हो रही है, उस वैक्सीन की एक डोज जो है उस व्यक्ति को लगाई जा रही है जिसको उसकी जरूरत है। हाँ। हम ये चाह रहे हैं कि कतई भी वेस्टेज ना हो, किफायत के साथ काम कर रहे हैं, जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं। जहां तक दूसरे फेज की अगर बात कर रहे हैं, हमें 18 से 44 साल की अगर हम बात करें, हाँ। उसके लिए हमने आदेश दे दिया है, कंपनी को हमने कह दिया है कि हमारी रिक्वायरमेंट है। हिमाचल प्रदेश में हमने 73 लाख वैक्सीन की डोजेज के लिए हमने ऑर्डर दिया है। हाँ। और मुझे इस बात को लेकर के ये भी है, पहले फर्स्ट फेज में उनने जो हमको डोजेज उपलब्ध कराई 1,07,000, लेकिन अब जो है इस महीने जो है वो ये बढ़ने वाली है, 1,67,000 के लगभग अब इस महीने हमको उपलब्ध हो जाएंगी डोजेज। और उम्मीद की जा रही है 15 जून के बाद ये हमको और ज्यादा उपलब्धता इसकी होने वाली है। जैसे जैसे वैक्सीन हमको उपलब्ध होगी, वैसे वैसे हम इसके लिए तैयारी करके जो है उसके लिए गति के साथ काम करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को भी वैक्सीनेशन की सुविधा के साथ जोड़ करके उनको भी इस वायरस से मुक्त कराने के लिए हम अपनी भूमिका निभा सकें। ग्लोबल टेंडरिंग की सर बात हुई और केंद्र ने कहा कि राज्य अपने लिए व्यवस्था खुद कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप बताएं कि हिमाचल सरकार कहां और कितने कार्य तक पहुंची, और दूसरा बाहर की जो कंपनियां उन्होंने कहा कि हम सीधा केंद्र से डील करेंगे, संघ राज्यों से जो है वो हम डील नहीं करेंगे। तो इन सब परिस्थितियों के बीच हिमाचल सरकार ग्लोबल टेंडरिंग के लिए कहां तक जा रही है? क्योंकि कुछ राज्य ये भी कह रहे हैं कि हमें अगर सीधे तौर पर केंद्र खरीद कर दे देता है तो हमें आसानी रहेगी कि हमें सिर्फ लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाना है। नहीं, इस तरह से सारी बातों को लेकर के एक प्रयत्न हुआ था उस तरह से कि केंद्र इस सारी चीज के लिए जो है सेंट्रली इसकी जो है प्रोक्योरमेंट करे। हाँ। और परचेज करे, और परचेज करने के बाद स्टेट के लिए इसको दें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत सारे जो है दूसरे जो राज्य हैं वो जो इससे सहमत नहीं हुए, उनकी अपनी अपनी कुछ प्रायोरिटीज थी, वो अपनी अपनी दिशाओं में चीजों को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो फिर छोड़ दिया गया, प्रदेश अपने आप की सारी व्यवस्था को करे, कम से कम ये 18 से 44 साल की उम्र की इसके लिए। और उसमें हमने हिमाचल प्रदेश में हमने अब कोशिश की है, जो हमारे 2 और जो वैक्सीन जो जिनकी उपलब्धता अगर हमको हो गई, कोविशील्ड और कोविशील्ड के साथ दूसरी स्पुतनिक, अगर ये दोनों अगर हमको उपलब्ध हो जाती है तो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको वैक्सीन जितनी भी उपलब्ध होंगी, ताकि हम पूरे हिमाचल को पूरा इस वैक्सीन के दायरे में ला करके इस वायरस से बचा सके। ये हमारा प्रयत्न होगा। लेकिन जहां जिस प्रकार से वो लोग इस बात को ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी इस बात को समझना पड़ेगा। एक बहुत कठिनाई का दौर है ये। हाँ। जहां जिन 2 कंपनियों ने, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे इतने बड़े संकट के दौर में जहां पूरे भारत में पीपी किट नहीं बनती थी, आज पीपी किट के लिए भारत आत्मनिर्भर है, अपने देश के अलावा दूसरे देशों को दे रहा है। मास्क की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो हमारा N95 मास्क है, चाहे वो ट्रिपल लेयर है, तो वो मास्क हमारे पास यहाँ पर बनते थे, वो बन करके आज इतनी बड़ी संख्या में उपलब्धता देश के अंदर तो पूरी है ही है, कमी कहीं नहीं है। लेकिन उसके बाद विदेशों को हम दे रहे हैं, सैनिटाइजर की कमी नहीं है, वेंटिलेटर आज हमारे भारत में निर्मित हो रहे हैं। और उससे आगे बढ़कर के प्रधानमंत्री जी ने कहा 135 करोड़ का ये भारत, और इसमें हम अपनी वैक्सीन ना बना सके, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक बड़ा ऐसा विषय होगा जिस पर हमको जवाब देना मुश्किल होगा। साइंटिस्ट को कहा कि आगे आओ, जो सरकार से सहयोग की आवश्यकता है उसको हम करेंगे, किया। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि 2 कंपनियों ने, भारत की 2 कंपनियों ने जो है वो वैक्सीन बना करके सफलता हासिल की, और आज पूरे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान भारत में चल रहा है। इस बात को भी उनको समझना पड़ेगा। जी। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूंगा कि बहुत बेहतर ढंग से, ठीक है। हाँ। कि इस वायरस ने नुकसान बहुत किया है पूरी दुनिया में। दुनिया की आर्थिकी प्रभावित हुई, देश की आर्थिकी प्रभावित हुई, प्रदेश की आर्थिकी प्रभावित हुई, बहुत सारे लोगों का जीवन जो है वो चला गया। तो ऐसे में इस दौर में हम सहमत हैं कि इसमें कठिनाई तो है,
लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिम्मत के साथ उसका सामना कर रहे हैं। तो क्या ये प्रदेश की जनता समझ सकती है, मान सकती है और विश्वास कर सकती है कि आज प्रदेश जो है हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है? खासतौर पर मैं जिक्र करूंगा थर्ड वेव का, जो जिक्र सामने आया था, उसकी चर्चाएं थी कि थर्ड वेव आ सकती है, उसके चांसेस हैं और बच्चों को वो प्रभावित कर सकती है, ऐसी भी आशंकाएं जताई गई। ये निश्चित रूप मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश इस बात को लेकर के आश्वस्त रहे, हम सारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश इस दौर को सामना करने के लिए तैयार है और उन पर भरोसा है, विश्वास है। और इसमें प्रदेश के लोगों को भी विश्वास इस बात पे करना चाहिए कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश की वो कमिटेड है इस दायित्व के साथ, इस जिम्मेवारी के साथ कि वायरस किसी दौर का भी आए और किसी तरह की परिस्थिति का आए, हम उसका सामना करेंगे, बेहतर ढंग से करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। जी जयराम ठाकुर जी, एक बात का जिक्र मैं और करना चाहूंगी, स्पुतनिक वी का उत्पादन बद्दी में शुरू होगा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जानकारी मिल रही है कि पनेशिया बायोटेक कंपनी को इसका असाइनमेंट दिया गया है और जल्द ही उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इसी के साथ मुझे लगता है जब हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं और सेकेंड वेव और थर्ड वेव जिसकी आशंका है कि आ सकती है, प्रदेश में तैयारियों की बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र इससे अछूते नहीं रहने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि कोरोना के इस काल में प्रधानमंत्री की तरफ से भी जिक्र किया गया था कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण ना पहुंचे, इस बात को राज्य सरकारें सुनिश्चित करें, इसकी पूरी तैयारी करें। बावजूद इसके ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण पहुंच रहा है, क्या तैयारी है? ग्रामीण इलाकों को कैसे बचाया जाएगा, क्योंकि वहां के स्वास्थ्य ढांचे को देखते हुए चिंता जाहिर होती है। जी पूजा जी, एक मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी एक कोशिश है उस दिशा में जिसका जिक्र आपने किया कि स्पुतनिक जो है एक नई जो एक और वैक्सीन जो है हिमाचल प्रदेश में, भारत के हिमाचल प्रदेश में उसका निर्माण की जो है उसमें प्रगति हो रही है, उसमें तेजी से वो काम आगे बढ़ रहा है। पनेशिया बायोटेक जो है उसको बनाने वाली है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये भी अच्छी कंपनी है और बहुत बेहतर ढंग से इस काम को आगे बढ़ा रही है और उसकी उपलब्धता मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगी। जहां दूसरी आपने बात कही कि ये वायरस गांव में पहुंच गया और उसमें बहुत सारे कारण हैं। वायरस की वजह पहुंचने की एक तो ये है कि हम अपने स्तर पर भी जो है सामाजिक दृष्टि से भी जो जितनी गंभीरता से हमको होना चाहिए था, रहना चाहिए था, उस तरह की गंभीरता हमने दिखाई नहीं। जैसे मैंने जिक्र किया, जो सोशल गैदरिंग्स उसमें हुई उसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे रहे, इकट्ठे मिले, धाम का आयोजन करना, बड़े आयोजन करना जैसे शादियों में, और उसमें संक्रमित होकर के लोग जो है वो संख्या बढ़ी। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल के बहुत सारे लोग जो दूसरे प्रदेशों में थे, विभिन्न कार्य के दृष्टि से थे, कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता था, कोई अपना व्यवसाय करता था। जब पूरे देश भर में बहुत जगह संक्रमण फैल गया बड़े शहरों में, तो चिंता के कारण अपने गांव की तरफ निकले। गांव उनका अपना है, घर उनका अपना है, हिमाचल उनका अपना प्रदेश है, तो उनको रोकना संभव नहीं था। हमने उनको कहा भी इस बात के लिए कि आप आइए हिमाचल, लेकिन उसके बावजूद सावधानी तो रखिए। ऐसी स्थिति में एक चीज जरूर आई, उसमें कुछ लोगों ने उसमें सहयोग किया, कुछ लोग अपने तरीके से फिर भी उसके बावजूद भी गांव पहुंच गए और गांव पहुंच करके उनको होम क्वारंटाइन करना चाहिए था, आइसोलेशन में रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। बड़ी संख्या में बाहर से जो लोग आए उनके कारण भी संक्रमण हिमाचल प्रदेश में फैला, इसमें भी दो राय नहीं। ऐसी सूरत में जहां मुझे ये कहना है कि चलो अब उसमें किसी को दोष देना उचित नहीं है। अब हमारी जिम्मेवारी, अगर गांव में अगर संक्रमण पहुंच गया है, वायरस पहुंच गया है, उसको हैंडल करना, उसको टैकल करना, ये अब उस वायरस को रोकना एक बात, और दूसरा वायरस से दूसरा जो हमारा कोई आदमी संक्रमित हो गया उसका ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से, उसके लिए हमने अलग दो चीजों को लेकर के, एक तो संक्रमण गांव में पहुंचने के पश्चात जो है उसका अर्ली डिटेक्शन हो, जल्दी उस आदमी का जो है वो टेस्ट हो सके, टेस्ट होने के बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर होम आइसोलेशन में उसको रखने की जरूरत है तो होम आइसोलेशन में रखे, अगर उसको होम आइसोलेशन में ना रख करके हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है हॉस्पिटलाइज करें। एक तो ये बात। दूसरी बात ये थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग ऐसे आ गए जो सर्दी जुकाम के ये सोच के कि भी हमको सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, किसी ने क्रोसिन खा ली, किसी ने पैरासिटामोल खा ली
और इसके कारण बहुत सारा उसने वक्त जाया कर दिया। 2 दिन देख लिए, 4 दिन देख लिए, कल का दिन देखता हूं मैं, ऐसे देखते देखते वक्त निकलता गया और वो गंभीर होता गया और ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होकर के जाकर के 40 पर पहुंच गई, तो सीधा उसको आईसीयू में ले जाना पड़ रहा है। वो हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं आप सबके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा अभी भी कि जिसको भी सर्दी जुकाम है, मेहरबानी करके वो टेस्ट करवाए और टेस्ट करवाने के बाद सुनिश्चित करे कि कहीं वो कोविड का पॉजिटिव तो नहीं है, कोविड का कैरियर तो नहीं है, इस बात को वो सुनिश्चित करें। और हम हिमाचल प्रदेश में हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने अभी होम आइसोलेशन किट के लिए जो है वो एक शुरुआत की है और उस शुरुआत के माध्यम से जितने होम आइसोलेशन में जितने भी लोग हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो रिकवर हो चुके हैं, तो उनको हमने वो किट पहुंचाने का एक मैकेनिज्म डेवलप किया। सब लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनको संदेश दे रहे हैं, सरकार आपके साथ है, आप हिम्मत के साथ सामना करिए और अपना ट्रीटमेंट में किसी प्रकार की कोताही कमी ना छोड़ें, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर साहब, आपको क्या लगता है विपक्ष का कितना सहयोग आपको इस कोरोना के काल में मिल रहा है? क्योंकि हिमाचल कांग्रेस की तरफ से एक पहल की गई है कि कोविड के काल में जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, उनका जिम्मा हिमाचल कांग्रेस उठाएगी। उनके इस कदम को आप किस तौर पर देखते हैं और विपक्ष में वो हैं क्योंकि, और आपको कितना सहयोग वो कर पा रहे हैं, इस बात पर भी आप प्रकाश डालें। मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, उनने बातें कही हैं। मुझे बहुत विचित्र लगा एक दिन जब इस बात को लेकर के एक कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि हमने 2 गाड़ियां आज रवाना की और 2 करोड़ रुपए की सामग्री जो है कोविड के लोगों के लिए मदद के रूप में भेजी। वो बताएं तो सही कि 2 करोड़ का सामान 2 गाड़ियों में भेज दिया। ये सामान कौन सा है? कौन सा ऐसी चीज है जिसमें जो है वो इतना सारा पैसे का जिक्र कर रहे हैं? कम से कम इस संकट के क्षण में झूठ मत बोलिए, राजनीति मत करिए। उनको इस बात को लेकर के बड़ा समझना चाहिए कि ये संकट, ये दौर उस चीज के लिए नहीं है, राजनीति के लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है। दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जहां हिमाचल प्रदेश में सरकार की ओर से जो प्रयत्न प्रयास करने की आवश्यकता थी, हम एक चीज को लेकर के पहले दिन से क्लियर होकर के, स्पष्ट होकर के जो कर रहे हैं और लोगों को बताते भी रहे। और कांग्रेस के लोग जिस प्रकार के टिप्पणियां करते रहे, जिस तरह की बातें करते रहे, जैसे मैंने कहा कि कतई भी सत्य नहीं है अगर कांग्रेस कहीं अगर सही मायने में हमको कहीं मदद करते हुए दिखती। कुछ लोग इनके जो है खबर बढ़ाने के लिए कुछ करते रहते हैं, कोई पीपी किट पहन करके कुछ कर लेता है, कोई पीपी किट पहन करके ये करने की कोशिश करता है। तो मैं समझता हूँ उसमें मुझे ज्यादा नहीं कहना, किसी ने किया तो अच्छे के लिए अच्छे सोच करके किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। कुछ मन में वो भाव, राजनीति वाला भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी पूरी कांग्रेस इस कोविड के दौरान में 1.5 वर्षों से हमने देखी, 1.5 वर्षों में जब ये दौर आया तो उस दौरान हमने वो जमीनी स्तर पर कहीं भी देखी नहीं, कहीं भी मिली नहीं, काम करते हुए, सेवा करते हुए। हाँ, राजनीति करते करते हमको कभी मिलते हैं और वो एकदम जिसका मैं कह रहा हूं कि एकदम आइसोलेशन में चले गए हैं, क्वारंटाइन हो गए हैं एक तरह के, और वहां से वो अंदर से जो आके जाके सोशल मीडिया के माध्यम से खबर दे देते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पर कर रहे हैं तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सेवा ही संगठन फेज 2 का कार्यक्रम इस कार्यक्रम से जुड़ने से पहले हमारा वो कार्यक्रम चला होता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें जुड़े हुए थे, जिसके कारण में आपके साथ जुड़ने में विलंब हो गया। मैं उसके लिए क्षमा भी चाहूंगा, आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन हम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव में जा रहा है, लेकिन दूसरा कोई भी दल आज की तारीख में नहीं मिल रहा है। खबर के लिए जा रहा है, खबर बढ़ाने के लिए जा रहा है, बस इतना है। ये पार्टी की बात रही सर। सरकार के स्तर पर इस चीज के लिए कोई प्रयास हो रहा है? जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, उनका सहारा अब नहीं है, अनाथ हो गए हैं। आज ही हरियाणा सरकार ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो उन बच्चों के लिए एक मुश्त कुछ पैसा और उनकी 18 साल तक होने तक उनकी पढ़ाई, ये खर्चा उठाएंगे। तो हिमाचल सरकार इसको लेकर कुछ प्लानिंग में है? देखिए, आज हमने घोषणा कर दी है। आज मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की केंद्र सरकार के 2 वर्ष का दूसरी टर्म का टेन्योर कंप्लीट हुआ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और कुल मिलाकर के 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। और उसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी को जहां बधाई देता हूं, वहां हमने तय किया है कि हम
हम ऐसे बच्चों के लिए जो अनाथ हुए हैं बच्चे हैं, उनके लिए मदद करेंगे। कांग्रेस ने अपनी बात कही है, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं कितना करेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं अरुण जी, उनका अभी तक हिमाचल प्रदेश में ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। जो कोविड से हमारे बच्चे कोविड के दौरान जो है इस दौरान जो है जो अनाथ हुए, उनकी संख्या मात्र अभी तक 13 है। हाँ। ज्यादा नहीं है। और आज हमने अपनी प्रदेश सरकार की ओर से भी घोषित किया है, जैसे आपने हरियाणा का जिक्र किया, हमने घोषणा कर दी, हमने पहले भी बोल दिया था। और उसमें 2000 केंद्र सरकार और 1500 रुपए की प्रदेश सरकार जो है उसमें मदद करेगी उन बच्चों के लिए, और लगभग 3500 रुपए की मदद वो होगी। और उसके साथ साथ में हम और भी कुछ योजना पर विचार कर रहे हैं कि एक मुश्त कुछ पैसा उनको अगर दिया जा सकता है क्या, ऐसे पर भी विचार रहे हैं। वो योजना को हम उसको एक स्वरूप दे रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और पिछले कल उन्होंने विशेष उस तरह की एक योजना का जिक्र किया, घोषणा की है। और ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनकी स्वास्थ्य की चिंता, उसके बाद 10 लाख रुपए का उनका कॉर्पस फंड के रूप में जो है उनको दिया जाएगा। ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया केंद्र सरकार की ओर से। तो मैं केंद्र सरकार का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जहां कांग्रेस ने अपनी बात कही है, उनने बहुत बात जरूर कही है, लेकिन वो कितना होता है कितना नहीं होता है ये उन पर मैं छोड़ देता हूं। लेकिन ऐसे मामलों को लेकर के मुझे लगता है कि सबको आगे आकर के मदद करनी चाहिए। सर, अब थोड़ा आगे बढ़ें, क्योंकि कोरोना से जो परिस्थितियां पनपी हैं, उन परिस्थितियों के बीच अब चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी हो गई हैं। कोरोना से जंग हम जीत लेंगे, पूरी तैयारी आपने बता दी कि प्रदेश की सरकार की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों के साथ हम जंग जीत जाएंगे। लेकिन जो चुनौतियां इसके साथ हैं, उनका जिक्र मैं करूं बारी बारी से, तो सबसे पहले पर्यटन का क्षेत्र, क्योंकि हिमाचल के तमाम लोग इससे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या रही। और ये मौसम जिसमें आज हम जिस तारीख में हम बात कर रहे हैं, रिज का मैदान जो लोगों से भरा रहता था, आज वहां पर कोई नहीं है। ये परिस्थितियां कब तक ठीक हो जाएंगी और उससे हुए नुकसान को लोगों को कैसे राहत सरकार दे पाएगी, उसके लिए क्या योजनाएं सर आगे के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, जहां हम ऐसे संकट में अगर राहत की बात करें, वो इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है, कहना आसान होगा। लेकिन ये बात सही है कि कोविड के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई करना संभव ही नहीं है। पिछला सीजन भी हमारा टूरिज्म का सीजन जो है, टूरिस्ट सीजन हमारा बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित क्या है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, क्योंकि उस वक्त तो लॉकडाउन का दौर था जी। अब की बार लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कर्फ्यू है। अब की बार जो है वो बिल्कुल भरपूर जो सीजन, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो है शिमला के रिज के मैदान पर जाना जो है वो ये होता था, एक मेला लगा होता था, इतनी भीड़ होती थी, लोग दुनिया भर से लोग आते थे, घूमते थे, बैठते थे। लेकिन अब की बार पूरा वो दौर नहीं है, उस तरह से खाली है। और टूरिस्ट स्वाभाविक रूप से आने की स्थिति में भी नहीं है। नुकसान बहुत हुआ है, इसमें दो राय नहीं। जो उनको रिलैक्सेशन दी जा सकती है, पिछली बार भी हमने देने की कोशिश की, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पानी के बिल, बिजली के बिल, और उसके साथ साथ में कुछ और चीजों को जो मदद की जा सकती तो करने की कोशिशें हुई। अभी तक भी हमारी बातों, हमारे जहन में जो है बहुत सारी बातें हैं कि करने का तो मन है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो आर्थिक दृष्टि से प्रदेश का इस कोविड के कारण नुकसान हुआ है, ऐसी परिस्थिति में हम सब उन सब की मदद करने की स्थिति में हो पाएंगे क्या, ये एक प्रश्न हो रहा है। ऐसे में हम विचार जरूर कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, लेकिन ये कहना कठिन है अभी तक कि भी ये किया जा सकता है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से प्रदेश की आर्थिकी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, पिछले साल भी और इस साल भी। ऐसी परिस्थिति में जो करने की गुंजाइश निकल आएगी उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल कहना कठिन है। और विपक्ष के लोग शायद इसी बात को लेकर के कह रहे हैं। और पूरे देश भर में देखें, पूरे देश के सभी राज्यों में देखें, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की, किसी भी दल की है, कितनी कर मदद करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। कठिनाई है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से अब कोविड के आंकड़ों में गिरावट आई है, तेजी से गिरावट आई है, ये दौर समाप्त हो और फिर उसमें हम टूरिज्म इंडस्ट्री को फिर से एक बार जो है वो काम करने के लिए एक माहौल खड़ा करे, वातावरण करे, उसमें सरकार जो सब सहयोग दे सकती है, मदद कर सकती है, उसमें निश्चित रूप से करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या इसको लेकर कोई मोटे तौर पर आंकड़ा या कोई ऐसी जानकारी है सर कि कितने लोग टूरिज्म से प्रत्यक्ष और
अप्रत्यक्ष, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो किसी जगह जाते हैं तो किसी ने कोई रेडी लगाई है, किसी ने कोई ढाबा खोला है, किसी ने अपने घर में ही पेइंग गेस्ट के तौर पर कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रखी, तो बहुत सारे लोग इससे जुड़े। कोई ऐसा डेटा कि कितने करीब प्रदेश में लोग होंगे जिनको इस तरीके की परेशानियां हैं और इससे बेरोजगारी भी निश्चित तौर पर बढ़ी ही होगी? देखिए, सीधे तौर पर हमारा ये मानना है कि अभी तक जहां जो टूरिज्म इंडस्ट्री से हमारे जो लोग जुड़े हुए हिमाचल प्रदेश में जुड़े हैं, जिनको सीधा नुकसान हुआ है, चाहे वो वेटर के रूप में काम करता है, चाहे वो वहां पर होटल में किसी मैनेजर की पोस्ट पर काम करता है, चाहे वो वहां पर स्वीपर के रूप में काम करता है, वॉशरमैन के रूप में काम करता है, किसी भी तरह से काम करता है, वो तमाम लोग प्रभावित हुए हैं। ये आंकड़ा 2 लाख से ऊपर का आंकड़ा हमारे हिमाचल प्रदेश का है, जिसको लेकर के हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा सीधा प्रभावित आदमी जो हुआ है वो संख्या इस प्रकार की है। लेकिन कुल मिलाकर के उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए अगर उन परिवारों का हम जिक्र करें तो ये संख्या जो है वो फिर उसके बाद जो है ये संख्या तो हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि होटल वाले का परिवार भी उस पर है और उसके बाद वहां पर वेटर जो काम करता है उसका परिवार भी उस पर निर्भर करता है। कि ये अगर हम कैलकुलेशन करें और उसके बाद टूरिस्ट आ रहा है, कहीं ढाबे पर रुक रहा है, ढाबे पर खाना खा रहा है, चाय पी रहा है, चाय की दुकान है, ठेले वाले की दुकान है, वो संख्या बहुत ज्यादा जाती है। तो बहुत बड़ा नुकसान उस दृष्टि से सब लोगों का हुआ और छोटे लोगों का नुकसान भी हुआ। बिल्कुल जयराम ठाकुर जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि हर साल 2 करोड़ लगभग जो पर्यटक हैं वो आते थे हिमाचल प्रदेश में, और पिछले 2 साल की अगर बात की जाए तो कारोबार एकदम ठप हो गया है। जैसा कि मेरे सहयोगी अरुण भी अभी कह रहे थे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हर किसी पर असर इसका पड़ा है। लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन, इस एसोसिएशन की तरफ से आपको एक पत्र लिखा गया जिसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वर्किंग कैपिटल शून्य हो गया है और कारोबारियों को वर्किंग कैपिटल की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिजली पानी के बिल में कम से कम सरकार राहत दे दे। क्या इसकी तरफ कोई प्लानिंग है सरकार की? क्या सरकार इस विषय में सोच रही है कि उन लोगों को कुछ राहत दी जा सकती है, एटलीस्ट बिजली पानी के बिलों में ही सही? मैंने पहले भी कह दिया कि इन सारी बातों को लेकर के हमारे पास एक नहीं अनेक आग्रह आए हैं, सुझाव भी आए हैं, आग्रह भी आए हैं, निवेदन भी आए हैं, जिस रूप में आपने कहा, और उन बातों पर विचार किया जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? पहली प्राथमिकता इस वक्त ये है कि हम संक्रमण को रोकें। दूसरी प्राथमिकता है जो संक्रमित हो गए हैं उन लोगों की जिंदगी को कैसे बचाएं, और उसके बाद फिर अगला विषय ये है कि हम आर्थिकी को भी कैसे बचाएं, प्रदेश की आर्थिकी, और चाहे वो चाहे होटल इंडस्ट्री की बात है, चाहे वो दूसरा कोई भी वर्ग, कोई भी सेक्शन है, उन सब के सब जो है वो आर्थिक दृष्टि से प्रभावित हुए, उन सबको बचाने के लिए क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये तमाम सारी चीजें जुड़ी हुई है। पहला दौर हम चाह रहे हैं कि हम उस दौर में से पहले निकले और उसके बाद इन बातों को लेकर के खुले मन से विचार करेंगे। जहां मदद की गुंजाइश निकलेगी, सहयोग करने की गुंजाइश निकलेगी, वहां निश्चित रूप से करेंगे भी। जहां कठिनाई होगी वहां मुझे लगता कि उनको भी समझना, बाकी को भी समझना होगा, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। सिब साहब, इन्हीं परिस्थितियों में क्योंकि चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, मोटे तौर पर आप जो कह रहे हैं कि हम पहले इन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं इनसे निपटें, कोरोना से हम जंग जीत जाएं, तो तब जाकर के हम आगे की प्लानिंग्स और दूसरी चीज़ें जो है उनकी तरफ ध्यान दे पाएंगे। और निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैला है उसने काफ़ी परेशान तमाम लोगों को किया है। इसी कड़ी में एक चीज़ ऐसी है जिसके लिए हम भविष्य में योजनाएं हम शायद उसके लिए इंतज़ार करेंगे तो देर हो जाएगी। शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। बच्चे जो अपने घरों से पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी समस्या एक ये है, क्योंकि एक अच्छी बात ये भी है कि हिमाचल का लिटरेसी रेट तमाम दूसरे राज्यों से बेहतर है, इसीलिए बच्चों की पढ़ाई की बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी, और गांव के बच्चों को, गरीब लोगों को मोबाइल या लैपटॉप उनके पास उसकी उपलब्धता हो, तो इन चीज़ों में कहीं आपको नहीं लगता कि वो बच्चे पिछड़ जाएंगे, और अगर ऐसा उनके लिए कुछ और बेहतर कदम उठाए जा सकें? निश्चित रूप से देखिए, बच्चों का भविष्य तो बहुत अंधकार में हुआ है इस कोविड के कारण, बहुत पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में कह सकता हूँ मैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने में असमर्थ हो गए, और क्योंकि अभी तक जो है वो स्कूल कॉलेजेस सारे बंद है, और चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो हमारे दूसरे जो एकेडमिक है, जहाँ भी इस तरह के संस्थान हैं, निश्चित रूप से उसका नुकसान हुआ है। ऑनलाइन जितनी कर की जा सकती है वो, फिर भी उसके बावजूद हमको इस बात को मानना पड़ेगा कि
कि एक्चुअल और वर्चुअल में बहुत बड़ा फर्क होगा, बहुत बड़ा फर्क होता है। बच्चा जो सामने बैठ करके पढ़ता है, सामने बैठ करके सुनता है, और उसके बाद वर्चुअल क्लासेस लगती हैं, तो उसमें बहुत बड़ा एक फर्क होता है। ऐसी कठिनाई में बच्चा महसूस तो कर रहा है कि बहुत बड़ी दिक्कत आई है, और ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना संभव हो सके कि हमारे जितने बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका जो है वो ये पढ़ाई का दौर जो है वो डिस्टर्ब ना हो किसी तरह से, इस बात की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बात को हमको स्वीकार करना होगा, प्रभावित हुए हैं, निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ये दौर समाप्त होगा उसके बाद हम आगे बढ़ करके ये स्कूल कॉलेजेस जितने भी हैं वो खुलेंगे और नियमित रूप से हमारी पढ़ाई हो, और कभी ऐसी स्थिति ना आए हमारे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। जी जयराम ठाकुर जी, समय क्योंकि हमारे पास थोड़ा कम ही है और आपके पास भी मुझे लगता है समय काफी कम है, इसलिए हमें जल्दी से वाइंड अप की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल इस लीग से हटकर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी समदो बॉर्डर के पार क्या स्थिति है? क्योंकि चीन वहां पर नई सड़कें बना रही है, इस बात की जानकारी मिल रही है, नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। बीते साल भी इस तरीके की परिस्थितियां हुई थी। आप खुद वहां पर पहुंचे, वहां पर आपने जाके निरीक्षण किया, सैनिकों से वहां पर बात की, किस तरीके की परिस्थितियां वहां पर है? मुझे लगता है ना केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरा देश जानना चाहता है कि वहां पर किस तरीके की परिस्थितियां हैं अभी। देखिए, मैं अभी तक इसमें कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि ये देश की एक बहुत एक सेंसिटिव इशू है जी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा एक लक्ष्य था कि हमारे जवान वहां पर, चाहे वो आईटीबीपी के हैं, चाहे वो 15 बिहार के इसके रेजिमेंट के हैं, और चाहे हमारे डोगरा रेजिमेंट के वहां पर जो वहां पर काम कर रहे हैं, डोगरा स्काउट्स के, मैं उनका हौसला अफजाई के लिए भी गया था। जवानों से मिला, अधिकारियों से मिला, बहुत मुस्तैदी के साथ वो कठिन परिस्थितियों में वहां पर काम करते हैं, और लगभग 15,000 की हाइट पर वहां पर रह करके हमारे देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी चाइना की तरफ से ऐसे प्रयत्न हुए हैं। 2 बार उनने भारत की सीमा में हेलीकॉप्टर जो है अंदर ला करके प्रयास किया है, ऐसा वहां पर आकर के कुछ चीजों को देखने का। तो हमारी ओर से तैयारी ठीक रहे, हम मजबूती से रहें। आज की तारीख में हम मजबूत हैं, लेकिन फिर भी वो भी अपने वो सारी चीजों को वहां पर देख रहा है। जो पुराना स्ट्रक्चर हुआ करते थे, जब पहले वहां पर कच्चे स्ट्रक्चर होते थे, उनने वो पक्के बनाए हैं, मजबूत बनाए हैं, बड़े बनाए हैं, और उनको फैसिलिटीज वहां पर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी चीजों को फैसिलिटी के साथ उनको कनेक्ट किया गया है। सोलर लाइट की वहां पर सोलर पैनल बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। रोड कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। रोड फर्दर जो है आगे जो है वो बढ़ाने की बातें वहां पर वो देखने को आई हैं, वो चल रही हैं। तो इन बातों को लेकर के केंद्र सरकार के समक्ष जो बातें करने की हैं उनको जरूर करेंगे, लेकिन ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। हम वहां पर मजबूती के साथ खड़े हैं, ऐसी स्थिति वहां पर नहीं आ सकती है। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि जो हमारे देश की सेना जो है, जिस तरह से उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि जिस मुस्तैदी के साथ वो काम कर रहे हैं ऐसे संकट में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में, उसमें भारत सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम सबका ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम ऐसे जवानों का हौसला अफजाई करते रहें। सर, एक आखिरी सवाल और एक संदेश भी आपसे चाहेंगे तमाम प्रदेश की और देश की जनता के नाम भी, और इस सवाल के साथ भी मैं जानता हूं कि ये परिस्थितियां किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हिमाचल अपने पुराने दिनों की तरह पर्यटकों का बाहें खोलकर कब तक स्वागत करेगा, इसकी उम्मीद कब तक की जाए? पर्यटकों के लिए वही मैं तो आज ही तैयार हूं। मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनली नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और दुनिया यहाँ आकर के आनंदित महसूस करती है। जो भी आता है हिमाचल आकर के उसका जाने का मन नहीं करता है। यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ जलवायु बहुत अच्छा है, प्रकृति बहुत अच्छी है, सारी चीजें, लोग अच्छे हैं। और लोग अच्छे होने के साथ साथ में ये कोविड के कारण ये परिस्थितियां हमारे सामने आई है। हम भगवान से, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि इस दौर को जल्दी समाप्त करें, और उसके बाद हिमाचल में दुनिया भर के लोग यहाँ आए, हम उनका हृदय से स्वागत करें, और चारों तरफ चहल पहल हो, चारों तरफ खुशियां हो। और हमारा पर्यटन की दृष्टि से जो एक हिमाचल की एक खासियत रही है, एक पहचान रही है, हम पर्यटक
का हृदय से स्वागत करते हैं और खुले मन से स्वागत करते हैं, उसके लिए हिमाचल जाना चाहता है। तो ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। संदेश जहां तक आप कह रहे हैं कि प्रदेश के लोगों के लिए संदेश, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से, खबर फास्ट न्यूज के माध्यम से, कि मित्रों ये संकट बड़ा है, संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है। ऐसे दौर हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि पिछली साल जो एक स्थिति हमारे सामने मई के में जो है 2020 में ऐसी आई थी जब हिमाचल में सिर्फ एक केस रह गया था, एक एक्टिव केस था, और उसके बाद फिर दोबारा जो है बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा नवंबर और दिसंबर में एक्टिव केसेस आए, 982 लोगों की मृत्यु हुई जी। दूसरा दौर ऐसा भी आया था फरवरी के महीने में, हिमाचल प्रदेश में मात्र 200 केस रह गए थे, और वो 200 केस आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी परिस्थिति इस वेव में आई, दूसरी वेव में, और वो आंकड़ा 40,000 पार कर गया और 3,000 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई। इसलिए गंभीरता से ले मेहरबानी करके, ये दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है और हम आने वाले समय में सुनिश्चित करें जो भी सरकार की ओर से कहा जाता है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, वो मानने के लिए भी है, स्वीकार करने के लिए, पालन करने के लिए भी है। हम जो कहते हैं आपके भले के लिए कहेंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके नजदीकी साथी, मित्र, दोस्त, चाहने वाले सब सुरक्षित रहें, इस वायरस की चपेट में ना आए, और उसके लिए आवश्यक है कि हम जो है कोविड नियमों का पालन करें और उनका पालन करते हुए अपना काम करें। अभी हमारा ये अनलॉक का फेज शुरू हो जाएगा और भले ही हिमाचल प्रदेश में मामलों में कमी आई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हमको मान के चलना पड़ेगा कि दौर समाप्त हो गया और ऐसे में अब हमको खुले में उसी तरह से जीना शुरू कर देना चाहिए जैसे हम पहले जीते थे। तो थोड़े दौर के लिए मेरा सब्र और संयम के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करना, मास्क पहनना और मास्क पहन करके काम करना, और संक्रमित अगर हैं तो तुरंत जा करके हॉस्पिटल में जा करके अपना थोड़ा सा भी आपको लगता है कि संक्रमण है तो टेस्ट करवाएं और अपना इलाज कराएं। समय पर आएंगे, आपका जीवन सुरक्षित होगा, आपका ट्रीटमेंट समय पर होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा। देर से आएंगे तो आप औरों को भी संक्रमित कर सकते हैं और अपने आप को भी खतरे में डाल सकते हैं। तो ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है, समय ना व्यर्थ करें और सावधानी के साथ काम करें। मैं सभी प्रदेशवासियों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस वायरस के इस दौर में से हम सब लोग बाहर निकलें, आप सुरक्षित रहें और सुरक्षित होकर के काम करें, यही मैं प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी, आप जुड़े, आपने समय निकाला अपने व्यस्त कार्यक्रमों में, और कोविड से इस जंग के बीच जो व्यस्तताएं हैं उनमें से आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो मुख्यमंत्री जयराम हमारे साथ जुड़े थे और इसी के साथ हमारा ई संवाद का कार्यक्रम जो है वो भी अंत की तरफ जा रहा है। लेकिन पूजा, मुझे लगता है कि आज दिन भर जो चर्चा हुई है, हम कुछ क्षण अगर उसके बारे में बात ना करें तो वो बेमानी होगा। आज जिस तरीके से, क्योंकि हमने पक्ष से भी बात करी, सरकार से बात करी, और अब आखिर में हमने मुख्यमंत्री से भी तमाम उन सवालों के जवाब लिए जो आज पूरी चर्चा के दौरान विपक्ष ने भी कहा, तो चीजें कहीं ना कहीं लगती हैं कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसमें कुछ चीज़ों को, जैसे हमने देखा कि अब स्पुतनिक के लिए भी प्रोडक्शन का काम हिमाचल में शुरू हो जाएगा, उन्होंने भी जिक्र किया, और इसके अलावा ये भी कि वैक्सीनेशन में हिमाचल सबसे आगे है। बिल्कुल। तो परिस्थितियां कहीं ना कहीं जनता के लिए भी और पर्यटकों के लिए भी, जैसा उन्होंने अंत में कहा कि हम बेहतर परिस्थितियां हैं, तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, और विपक्ष की तरफ से भी एक आदर्श विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जहां पर जरूरत है सरकार को सलाह देने की, मशवरा देने की, वहां पर सलाह दी जानी चाहिए। लेकिन अगर सरकार कुछ बेहतर काम कर रही है तो वहां पर मुझे लगता है सहयोग भी उतना ही जरूरी विपक्ष का हो जाता है और उतना ही जरूरी आम लोगों का भी हो जाता है, क्योंकि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात। सब लोग मिलकर, जनता मिलकर, विपक्ष का सहयोग, और ऐसी आपदा का समय किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं। और आपने बिल्कुल एक बात सही है, उसमें ये बात ठीक है कि सत्ता पक्ष ये जरूर कहेगा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है और हमेशा करता है, लेकिन ठीक है, विपक्ष भी बहुत सारे विषयों पर काम करता हुआ दिखाई दिया, ऐसी बात नहीं है। हालांकि राजनीति अपने स्तर पर, और हम ये उम्मीद भी क्यों करें कि वो राजनेता और वो राजनीति नहीं करेंगे, वो तो राजनीति करेंगे, लेकिन हमने देखा कि ऐसे माहौल में प्रदेश के तमाम लोग जो हैं
वो उसी तरीके से काम करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। मुझे भी लगता है कि राजनेता होने से पहले यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले जब लोग इंसानियत का धर्म निभा रहे हैं, मानवता का धर्म निभा रहे हैं। तो तमाम चीजें देखकर लगता है कि प्रदेश जल्द ही कोरोना से उभरेगा और परिस्थितियां जल्द बेहतर होंगी और हो सकता है हम सब मिलकर फिर हिमाचल नगरी की सैर करके और पर्यटक वो भी देखिए, ये महीना जो चल रहा है गर्मी की छुट्टियां, स्कूल में के जो स्कूल की छुट्टियां होती थी, बच्चे शिमला मनाली की तरफ भागते थे और अब वो जो है अपने घरों में कैद हैं। और ये मौसम जो रिज का मैदान और कुल्लू मनाली की जो पहाड़ियां और तमाम वो वादियां जो है वो इंतजार करती थी और पर्यटक और आज वो सब छुट्टियां फिर आएंगी, समय फिर आएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, प्राथमिकता है। तो छुट्टियां जल्द आएंगी, जल्द ही आप फिर से हिमाचल नगरी की सैर करेंगे और हो सकता है हम भी सब मिलकर चलें फिर हिमाचल नगरी की सैर करने के लिए और हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां बेहतर हों, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। शुभकामनाएं देते हैं खबर फास्ट के इस मंच के जरिए, खबर फास्ट के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जल्द कोरोना के इस कहर से उभरें और न केवल प्रदेश बल्कि पूरा देश कोरोना के इस कहर से जल्द उभरेगा। और बहुत सारी चीजें इसमें मुझे ये भी देखने को मिली आज दिन भर, क्योंकि विपक्ष नेता प्रतिपक्ष भी जुड़े तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। उससे पहले मुख्यमंत्री से पहले जब हमारे सहयोगी कायनात और शमशेर ने बात उनसे करी तो उन्होंने बहुत सारी बातों पर ये कहा कि जिस गति से वैक्सीनेशन चल रहा है, हालांकि हिमाचल सबसे आगे है तमाम दूसरे राज्यों कंपैरिजन करें, लेकिन जिस गति से चल रहा है उसके लिए तो पंचवर्षीय योजना की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के कहीं जो है लोगों का वैक्सीनेशन हो पाएगा। लेकिन केवल हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में ही ऐसी परिस्थितियां बनी है वैक्सीनेशन की कमी। तो मुझे लगता है कि अभी जो आश्वासन मुख्यमंत्री दे रहे थे, अगर उन चीजों पर उतनी तेजी से काम होता है तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द बिल्कुल प्रदेश संतुष्ट होकर बैठने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है और तेज गति से काम करने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका पहले से ही जताई गई है। मुझे लगता है इस पर हम ज्यादा काम करें कि तीसरी लहर आए ही ना, और अगर आए तो हमारे पास पूरी तैयारी हो ताकि लोगों को जान ना गंवानी पड़े। तो ऐसी परिस्थितियां फिर से ना आए, इस पर तैयारी करने की जरूरत है। सरकार की तरफ से भी विपक्ष को भी सहयोग देने की जरूरत है और हम सब मिलकर लड़ सकते हैं कोरोना से। और ये भी एक अच्छी बात सीएम साहब ने कही और हमें लगता है कि अगर मुख्यमंत्री इस बात को दोहरा रहे हैं और कैबिनेट के जितने भी तमाम लोग जुड़े, हर किसी ने इस बात को दोहराया कि हम ये ना माने कि कोरोना गया या वायरस चला गया, वायरस गया नहीं है, पहले कर चुके हैं और इसलिए बार-बार इस बात का जिक्र हो रहा है, गलती का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल। और ये दूसरी लहर में जो हमने नुकसान उठाया है और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो लोगों की मौत हुई है वो नहीं होती, या होती तो बहुत कम उसका नंबर रहता। और इसीलिए और लगता है कि इसी सोच के साथ और इसी रोड मैप के साथ सरकार काम भी करेगी। बिल्कुल। देखिए, एक भी मौत दुखद होती है, लेकिन इतने ज्यादा लोगों ने देश भर में जान गंवा दी, वो बहुत ज्यादा दुख का विषय है। लेकिन जो जिंदगियां बची हैं उनको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर तो काम करना ही होगा, मिलकर काम करना होगा। तो अब तमाम प्रदेश के लोगों से खबरफास्ट भी यही अपील करता है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, विपक्ष अपने स्तर पर काम कर रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। राजनेता हम उनसे ये उम्मीद ना करें कि राजनीति नहीं करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमें जो काम करना है उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। इस बात को ध्यान रखें, गांठ बांध करके रखें कि कोरोना के जो नियम है उनका पालन करना है। और जो अभी मुख्यमंत्री बात दोहरा रहे थे कि अगर आपको कोई भी लक्षण आता है तो आप तुरंत जाकर जांच करवाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें देर हो जाए और आपकी खुद जान पर बने और तब तक आप और लोगों के कांटेक्ट में आए और उनको भी कोरोना का संक्रमण आप दे आए। तो इसीलिए खबरफास्ट भी ये अपील कर रहा है और इस कार्यक्रम के जरिए भी हम ये अपील करते हैं तमाम लोगों से कि कोरोना के नियमों का पालन करें, खुद को भी स्वस्थ रखें, ठीक रहें, बचाकर रखें और अपने परिवार को भी। और तीसरी लहर में जो कहा जा रहा है, भगवान न करे ऐसा हो कि बच्चों के ऊपर ये प्रकोप टूटेगा, तो अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने भविष्य और देश के भविष्य के बारे में सोचें और अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। और फिलहाल हम लोगों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।